हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के यूनिट फर्स्ट का रिवीजन। और इस रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, आपके यूनिट फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट। और यूनिट फर्स्ट में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको विद कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे दो बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो कोशिश कीजिएगा आप फुल कोर्स को ज्वाइन करके उसे कंप्लीट उस अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम कम है तो ये जो रिवीजन सीरीज है इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको बस इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट। जैसे यूनिट फर्स्ट का होगा आपका ये रिवीजन सीरीज, सेम इसी तरीके से यूनिट फर्स्ट से लेकर 9 तक सभी चैप्टर का करवाने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपका है वेक्टर एल्जेब्रा फर्स्ट। यहाँ पे आपको टोटल 9 टॉपिक्स दिख रहे हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट स्केलर एंड वेक्टर से टॉपिक नंबर 9 प्रोजेक्शन। ये सारे के सारे 9 टॉपिक्स हमने फुल कोर्स में कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं, जिनके बेस पर क्वेश्चन पहले आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा यूनिट वेक्टर। टेंशन मत लेना, हर टॉपिक का जो भी न्यूमेरिकल होगा उसका न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। उसका जो भी फॉर्मूला होगा उसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। थर्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, आपके ध्यान रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल थ्री लॉज। देन उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्शन। देन उसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। एक बात आराम से दोबारा समझ लीजिएगा, ये सारे वो टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए और केवल इन्हीं में से आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला जो टॉपिक है ऑल थ्री लॉज, वो ये है ट्रायंगल लॉ की केवल स्टेटमेंट है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, केवल इसकी स्टेटमेंट है। अभी तक नहीं आया एग्जाम में लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीगॉन लॉ, इसकी भी केवल स्टेटमेंट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इन दोनों की टॉपिक 4 की केवल स्टेटमेंट है, कभी एग्जाम में आए नहीं लेकिन आ जरूर सकता है। पैरेललोग्राम लॉ, इसकी स्टेटमेंट है और इसका फॉर्मूले का प्रूफ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट समझाएंगे और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना। और एक बात और, एवरी यूनिट में से, है ना, एवरी यूनिट में से अप्रोक्स 15 to 20 क्वेश्चन होंगे, आपको बस यही करना है। इसमें से काफी क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एक जैसे जो कई बार रिपीट हुए हैं, वो भी आपको करवाएंगे। एवरी चैप्टर में आपको केवल ये करना है, बस 15 से 20। और एक बात और, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, केवल लेक्चर्स को देखोगे कभी पास नहीं होगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्जाम है। ठीक है, क्या देखा है, आंसर एनी 5 पार्ट्स। इसमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका ये यूनिट फर्स्ट में से लिया हुआ है। अभी पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें, अ बॉक्स इज बीइंग पुल, टेंशन मत लेना, आराम से प्लीज लेक्चर्स को पूरा देखिएगा एक बार। ठीक है, अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड बाय अ रोप दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, डायग्राम पूरा बनवाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं, विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन अलोंग द रोप। कैलकुलेट, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो इसको पहले फॉर्मूले और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ये एग्जाम में मत लिखना। तो इसमें दो चीज पूछी है, वर्टिकल कंपोनेंट और हमारे पास क्या पूछा है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक सेकेंड, बस बस जस्ट 1 मिनट, नीचे से लिखेंगे, 1 मिनट बस। फर्स्ट वाला वर्टिकल कंपोनेंट, सी मतलब कंपोनेंट, क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ लिखते हैं और नीचे वी, वी मतलब वर्टिकल, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ साइन थीटा। अभी सभी की मीनिंग बताएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी हम आपको और भी क्वेश्चन दिखाएंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मतलब एच, ठीक है। वो होता है हमारे पास क्या? एफ कॉस थीटा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि फोर्स दे रखा है तो हमने एफ का यूज किया है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी होती तो उसका सिंबल यूज करते, समझ गए ना। और वी का मतलब क्या हमारे पास? वर्टिकल, एच का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे क्या दे रखा है? एफ क्या है? एफ है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या फिर ऐसे कर लो, जो वेक्टर एफ, सारे करवाएंगे, बस आपको आराम से करना। और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे आएगा, अभी केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। हर क्वेश्चन में सेम टू सेम ही लगेगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम जरा देख लो, आपको कुछ ऐसा दिया होगा। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस होगी। और एक बात और ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वर्टिकल। और क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एक फोर्स लगा है एफ, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पर। हमें एंगल हमेशा ये वाला यूज करना है, ध्यान रखना, वो एंगल जो हमारे पास एक्स एक्सिस से दे रखा है। दोबारा समझ लो, ये दे रखा है, ये क्या लिखा है? एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस से, ठीक है। इन केस अगर आपके एग्जाम में ये एंगल ना देके ये वाला एंगल दिया हो, मान लो ये एंगल ना दिया है, क्वेश्चन को बस आपको पढ़ना है कि एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपको ये एंगल यूज नहीं करना, आपको फिर भी ये वाला एंगल यूज करना है। और ये एंगल कैसे आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कैसे आया वो भी आपको बता देता है, अभी टेंशन नहीं। 90 माइनस थीटा, अरे पूरा का पूरा कितना होता है? ये पूरा होता है 90। तो अगर इस पूरे 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो ये वाला नहीं बचेगा 90 माइनस थीटा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ के इसको लिख लेना आराम से, ठीक है। अब मेन इसका डायग्राम बना के छोड़ देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार नहीं बताएंगे, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो साथ के साथ सॉल्व करेंगे। थीटा कोई दिक्कत तो नहीं है, फोर्स दिया होगा, थीटा दिया होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, कुछ भी पूछ सकता है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, एक बात और, बहुत आराम से, अगर आप नोटिस करोगे इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है? ये है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड और एंगल, यानी कि तीन वैल्यू दे रखी है। एग्जाम में इन तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यू देगा और तीसरा पूछ लेगा, समझ में आ रहा है? मान लीजिए दे रखा है एफ वी, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करके देखना है, एफ बी और हमारे पास एफ साइन थीटा। हो सकता है वर्टिकल कंपोनेंट दे दे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे दे, एंगल पूछ ले। हो सकता है मैग्नीट्यूड और एंगल दे दे, वर्टिकल कंपोनेंट पूछ ले। समझ में आ रहा है? तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यू देगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, देखना बहुत सिंपल है। अब ये आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन करेंगे। गिवन क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड बाय अ रोप, एक बॉक्स को खींचा जाता है रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। विद द ग्राउंड क्या होता है? अरे जो ग्राउंड, ग्राउंड तो नीचे ही तो होता है, आप समझो, जमीन, ग्राउंड वो नीचे ही तो होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ग्राउंड है हमारा, एक्स एक्सिस ही ग्राउंड है, ठीक है। तो विद द ग्राउंड
विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन अलोंग द रोप, और जो फोर्स लग रहा है वो रोप के अलोंग लग रहा है। अब इसको पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखा है डायग्राम में, ये बॉक्स है, इसमें से एक रस्सी बांध के खींच रहे हैं। ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपने किसी बॉक्स में रस्सी बांध के खींचा होगा, आप खड़े होते हो ना, आप खुद ऑब्जर्व करना, रस्सी इस एंगल पे होती है, ऐसी तो नहीं होती ना रस्सी। अब नीचे बैठ के तो बॉक्स को नहीं खींचते हो ऐसे करके, रस्सी तो ऊपर किस एंगल पे जाती है, तो वही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, समझो, यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा है, 80 न्यूटन। ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अरे ये ग्राउंड ही तो हो गया, ग्राउंड। और यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है कि ग्राउंड से कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, फोर्स 80 न्यूटन, है ना। अब इसमें क्या क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहले गिवन कर लेते हैं हम जल्दी से। तो गिवन क्या दे रखा है यहाँ पे, एंगल। अब यहाँ पे एक बात समझना, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपके ऊपर है, ठीक है। या फिर आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, आपका विद ग्राउंड, विद, एक सेकंड, मतलब थोड़ा क्लियर करने के लिए, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है, एग्जामिनर को क्लियर रहेगा। विद द ग्राउंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर फिर नेक्स्ट क्या देखा हमारे पास, फोर्स। फोर्स एफ कितना हमारे पास दे रखा है, 80 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। और पूछा क्या हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट एग्जाम में ये फुल फॉर्म में लिखना, वीसी मत लिखना, वर्टिकल कंपोनेंट पूरा लिखना। तो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट वीई, क्वेश्चन मार्क। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का एफ एच, क्वेश्चन मार्क। बस डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। नाउ, नाउ एफ वी इक्वल टू में एफ साइन थीटा। तभी कितना हो जाएगा, एफ कितना है 80, साइन थीटा कितना हमारे पास है 60 डिग्री, इक्वल टू 80 इंटू में साइन 60 कितना होता है, √3/2। कितना दिया है, √3/2। ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसको आप और कैलकुलेट कर सकते हो आगे। जैसे यहाँ पे 2 से 80 कैंसिल होगा तो कितना होगा, 40√3। और न्यूटन जरूर लिखना, तो यानी कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, एफ बी इक्वल टू में 40√3 न्यूटन। ठीक है, और नोट करके यहाँ पे आपको साथ में ये भी बता देते हैं, जैसे कि हमने आपको भी बताया है कि फॉर्मूला है एफ बी और आपका एफ साइन थीटा। ये तीन वैल्यू है, वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और एंगल। तीनों में से कोई सी भी चीज, तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यू एग्जाम में देगा, तीसरी पूछेगा। जैसे इसमें आपको क्या दे रखा था, फोर्स दे रखा है और एंगल दे रखा है, क्या पूछ लिया, वर्टिकल कंपोनेंट। बोलो क्लियर है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, वैल्यू अलग हो सकती है, फॉर्मूला सेम होगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप इजिली कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि एफ एच, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी कि एफ कॉस थीटा। यहाँ पे कितना दे रखा हमारे पास, एफ कितना हमारे पास है 80, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी पता है आपको, ये वैल्यू से आपको आनी चाहिए, cos 60 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 40 न्यूटन। तो यानी कि हमारे पास एफ एच यानी कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, 40 न्यूटन। ऐसे पूरा लिखना है, लास्ट में ब्रैकेट में क्लोज। यहाँ पर भी नोट करके ध्यान रखना, ये भी नोट करके। फॉर्मूला क्या है, एफ एच इक्वल टू में एफ कॉस थीटा। एग्जाम में इन तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यू देगा। अभी वाले केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे रखा है, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड दे रखा है। इन तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यू देगा, उन दो का यूज करके आपको तीसरा फाइंड करना है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम वाले क्वेश्चन में एफ एच की वैल्यू गिवन हो, एफ गिवन हो, और आप उससे पूछेगी कॉस थीटा बताओ, एंगल बताओ। आप कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, 4 NE, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही हैं, इन्हीं में से रिपीट होंगे क्वेश्चंस। ए में क्या दे रखा है, 4 NE टू वेक्टर्स। अभी कॉन्सेप्ट समझाएंगे, नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 4 NE टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, if vector a plus b is perpendicular to vector a minus vector b, then show that this। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ पे आप समझ लो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था आपको पता होगा। अगर आपके पास कोई से भी दो वेक्टर दे रखे हैं, है ना, तो वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए क्या है, ए है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल, समझना बहुत सिंपल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो इतनी सी बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो बहुत आराम से, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके, देखो थीटा क्या था, वेक्टर ए और वेक्टर बीच का एंगल था। अगर दोनों वेक्टर आपस में सेम एंगल पे हैं, मतलब वेक्टर ए भी सेम इधर है और वेक्टर बी भी सेम इधर है, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में ए डॉट बी कितना बनेगा, ए डॉट बी इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा, ये तो होगा। इस केस में क्या आएगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ए बी इंटू में 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू में हमारे पास हो गया, हमारे पास 1, सॉरी ए बी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब एक चीज और देख लो सेकंड, अगर दोनों वेक्टर आपस में कैसे परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है ना। तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लाइक एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर मतलब 90, तो इस केस में हमारे पास क्या बनता है कि वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे पुट करो ए बी कॉस 90, परपेंडिकुलर है इसलिए, और cos 90 कितना होता है 0, आपको पता होगा, यानी कि ए बी इंटू 0, इसका मतलब है ए डॉट बी कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई से भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। देखो अगर वेक्टर हमारे पास कैपिटल लेटर दे रखा है, तो आप कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, ए बी के जगह एक्स वाई जेड दे रखा, तो वो वाला लेटर यूज कर सकते हो, ध्यान रखना पहली बात ये याद रहेगा ना। अब एक चीज और देख लो, ठीक है, नहीं अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अभी आपको बता देंगे। अब क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये, चलो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या दे रखा है, गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, एंड वी हैव टू शो दैट
वी हैव टू शो दैट, और हमें शो करना है, क्या शो करना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगा। यहाँ पे एक बात और नोट करके समझ लो, साथ में बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था ए का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर कहीं पर ये लिखा है मॉड लगा के अंदर वेक्टर ए लिखा है, तब भी इसका मतलब सेम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब समझना, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, और अभी जस्ट हमने आपको नोट करके बताया परपेंडिकुलर का रूल क्या था, कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। टेंशन मत लेना, ये ए प्लस बी करके लिखा है, अरे ए प्लस बी तो अपने आप में कोई एक वेक्टर है, ए माइनस बी भी तो अपने आप में कोई एक वेक्टर है, नहीं समझे, समझना। मान लो ए प्लस बी दे रखा, आपने ए प्लस बी को सी लिख दिया, ए प्लस बी इक्वल टू सी नया वेक्टर, और ए माइनस बी इक्वल टू डी वेक्टर। अब बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है, या फिर सी और डी परपेंडिकुलर है। बात तो एक ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि सी डॉट डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अभी समझ गए, तो ये समझाने वाली बात थी, ये लिखा है इतना। ठीक है, नाउ क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी इक्वल टू में जीरो। चलो, अब डॉट प्रोडक्ट में करना क्या होता है, पहले फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ डॉट, फिर फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ डॉट, फिर सेम बी के साथ भी करेंगे। तो ये कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी, देन प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में जीरो। अब एक बात और ध्यान रखना, ये लिखा है ए डॉट बी, ये बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट का रूल है कि ए डॉट बी, ये फुल कोर्स में करवा रखा है, और बी डॉट ए सेम होता है। ठीक है, ये उसमें बता रखा है, आप फुल कोर्स में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ए डॉट ए माइनस में ए डॉट बी, इसको रिवर्स करके लिख दो, प्लस में ए डॉट बी माइनस में बी डॉट बी। वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके देख लेना। अब क्योंकि ये सेम वैल्यू है, ए डॉट बी माइनस का ए डॉट बी प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हमारे पास बचा, हमारे पास ये बचा ए डॉट ए और माइनस का बी डॉट बी। अब ये माइनस वाला इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ए डॉट ए इक्वल टू बी डॉट बी। चलो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, ए डॉट बी का फॉर्मूला जस्ट अभी तो पढ़ा था हमने, कि ए डॉट बी इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा, याद करो। यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉस थीटा। नहीं समझे, अरे पहला वेक्टर भी है दूसरा वेक्टर भी है, तो सेम ही तो आएगा, ए कॉस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, बी बी कॉस थीटा। अब क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों सेम ही तो है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। अरे अगर ये आपका वेक्टर ए है, दूसरा भी वेक्टर ए है, दूसरा भी वेक्टर ए है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। ये कितना हो गया, ए कॉस जीरो इक्वल टू में बी बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, वन। इसे कर लो, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस जीरो वन, ये कितना हो गया, बी स्क्वायर, ये हो गया कॉस जीरो वन। तो सॉल्व करेंगे तो हमें ए स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर, और अभी हमने आपको जस्ट बताया कि ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मॉड, लिख सकते हैं ना, तो ए को हम लिखेंगे, ए को क्या कर देंगे हम लोग, वेक्टर ए का मॉड, है ना, ऊपर लगा दिया हमने ये स्क्वायर, इक्वल टू ये भी कर सकते हैं वेक्टर बी, है ना, इसका स्क्वायर। और देखो हमें ये प्रूफ करना था, देखो बहुत इजी बहुत है, बस हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अब देखो, डिटरमाइन टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, डिटरमाइन टू यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, यानी आपको ऐसे दो यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, और इसके साथ आपको प्रोजेक्शन भी बताना है इसका। दो तीन कॉन्सेप्ट है, दोनों आपको अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, इसकी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, नोट करके। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगेगा वेक्टर प्रोडक्ट का। किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसको समझो। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे बहुत इजी। अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक डायग्राम समझना जरूरी है, एक वेक्टर ए, ठीक है, एक वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी इक्वल टू में ए बी साइन थीटा और एन कैप। अभी पूरी मीनिंग समझाएंगे, टेंशन नहीं। यहाँ पर ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, और थीटा क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एन कैप क्या दे रखा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी, और आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी में, डायरेक्शन। तो यानी इन दोनों का जो ए क्रॉस बी आएगा उसकी डायरेक्शन होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, वो होता है एन कैप। उसे क्या बोलते हैं, एन कैप। अब एन कैप क्या हो सकता है, एन कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के भी, और जेड एक्सिस को, उसकी आप टेंशन मत लेना, जो न्यूमेरिकल्स में आएगा समझा दूं। ठीक है, और एन कैप की वैल्यू क्या होती है, वन। अपना यूनिट वेक्टर की हमेशा वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो, सुन दो, ये जो एन कैप है, ये आपका इस वाले वेक्टर ए से भी 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, और वेक्टर बी से भी 90 डिग्री पर होगा। अरे समझ रहे हो ना, ऐसे मान लो तीन वेक्टर दे रखे हैं और एक इसका परपेंडिकुलर, तो ये इसका भी 90 डिग्री पर है और ये इसका भी 90 डिग्री पर है। अब तीन पेन लेना, तीनों को आपस में परपेंडिकुलर लगा देना, दो दो बेस में, एक सीधा ऊपर खड़ा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझो, ऊपर की तरफ अगर एन कैप है तो नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस का एन कैप। ये क्या होगा, माइनस का एन कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे एक्स एक्सिस में पढ़ा था, अगर आपने ऐसे पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई, तो नीचे माइनस वाई नहीं होता है। और जे का, आपने वाई का पढ़ा होगा, वाई के लिए होता है जे कैप, है ना, और माइनस वाई के लिए माइनस का जे कैप। वही तो चीज है इसमें भी। कोई भी दिक्कत हो, डाउट क्लास उसमें है, फुल कोर्स में जाके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल ये वाला। ठीक है, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया हमारे पास कि टू यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर, जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन भी फाइंड करना। आप प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट और देख लो, फिर हम इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करके प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, प्रोजेक्शन का क्या होता है फॉर्मूला। अगर कहीं पर ये बोल देता आपको, ठीक है ना, आपको बताना प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ दिमाग लगानी, एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता, बस वैल्यू चेंज करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। प्रोजेक्शन क्या लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ऑन बी बोला है ना, तो इसका फॉर्मूला जो होगा हमारे पास, इक्वल टू लगा के यहाँ पे आगे लिख देते हैं, इक्वल टू वन अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जो ऑन होगा ना, जो ऑन होगा उसे नीचे लिख देंगे, और देन इसके साथ ब्रैकेट में ए डॉट बी, बस इतना करना है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बोल देता,
ऑफ बी ऑन ए, तब क्या बन जाएगा हमारे पास, तब ये बन जाएगा हमारे पास, ए बोला है तो ए हमारा नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट में ए डॉट बी। समझ गए? और अगर इन केस, एक चीज और समझ लो, अगर ये बोल देता है, नोट करके एक बार देखो समझो, कि प्रोजेक्शन ए प्लस बी ऑन ए माइनस बी, ऑन ए माइनस बी बोला है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे ये नीचे आ जाएगा कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड नीचे, और मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, ए प्लस बी का डॉट ए माइनस बी। समझ लो, सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, क्या दे रखा है ए एंड बी, वो दे रखा है वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू में 2i प्लस जे और माइनस 2k, 2i, एक सेकेंड, 2i प्लस जे माइनस में 2k, और वेक्टर बी क्या दे रखा है हमारे पास, वेक्टर बी दे रखा है हमारे पास 1 2 4 है ना, आपका 1i प्लस में 2j और प्लस में 4k, जिसका आगे कुछ नहीं होता उसका आगे 1 होता है, ठीक है। अब क्या निकालना है, दो वेक्टर निकालना है जो इनके परपेंडिकुलर हो। अब इसका जरा डायग्राम बना देना, तो ये है फॉर्मूला, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, हम इसी का डायग्राम बना रहे हैं, इसी क्वेश्चन का, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ऊपर की तरफ क्या होगा एन कैप, और नीचे की तरफ क्या होगा हमारे पास माइनस का एन कैप, और फॉर्मूला हमारे पास ये दिया, ये दे रखा होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू में ए बी साइन थीटा और एन कैप, ये दिया होता है ना, जहां से एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन कैप इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हमें ये रफ करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी यहाँ पे जगह चाहिए होगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका हमने आपको बताया था पहले भी, कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, है ना। और सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए के जो कंपोनेंट है, कौन से, 2 1 और -2, 2 1 -2, वेक्टर बी के कंपोनेंट कौन से दे रखे हैं, 1 और आपका 2 और आपका 4, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा था, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले आई के साथ करें, आई का साइन जो होता है प्लस का होता है, ये डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप फुल कोर्स में चेक करना। आई के साथ जो साइन था वो माइनस का होता है, के साथ साइन होगा वो प्लस का होता है, प्लस माइनस ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहले आई के लिए वैल्यू क्या आई हमारे पास, आई के क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आई के सामने और आई के नीचे को हाइड करेंगे, कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1 2 -2 और 4, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर माइनस का जे, ठीक है, जे के लिए क्या हम लोग हाइड करेंगे, जे के सामने और फिर जे के नीचे हाइड करेंगे, कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, ये बचा हमारे पास 2 1, देखो ये बचा ना 2 1, और फिर माइनस का 2 और 4, फिर प्लस का के लिए क्या करेंगे, के सामने कितना हमारे पास दे रखा है, एक सेकेंड, के सामने और फिर के नीचे वाला हाइड कर देंगे, तो कितना हमारे पास बचा, ये 2 1 1 और 2, बोलो ये लोग आप लोग कर लोगे। अब आपको इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 में, -2 की मल्टीप्लाई -2 में, सेम ऐसे ही सबके साथ करेंगे, ठीक है। अभी करके दिखाते हैं आपको। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, यानी कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू में, यहाँ पे आई कैप था तो ये कितना आएगा 1 × 4, कितना हो गया 4, फिर माइनस का साइन आएगा, ये कितना आएगा
2 × -2 माइनस का 4 और यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा प्लस का 4। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे माइनस का j, यहाँ पे कितना दे रखा है अंदर 2 और 4 की मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास 8। फिर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है 1 × -2 माइनस का 2, यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा प्लस का 2। ठीक है। अब इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, स्कूल में ही पढ़ा आपने के कैप। यहाँ पे क्या आएगा 2 × 4, 2 × 2 मतलब 4 माइनस का ये कितना है 1 × 1 हो जाएगा माइनस का 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 4 4 8i। ठीक है। ये कितना 8 + 2 10 यानी माइनस का 10j और आपका ये +3k। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास a×b इक्वल टू में 8i माइनस में 10j और प्लस में 3k। अब आप मुझे एक बात बताना ध्यान से, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हम इसको एक नया वेक्टर नहीं लिख सकते? एक नया वेक्टर लिख लो, एक सेकेंड, कोई भी दूसरा सिंबल लिख लो, सी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। एक नए वेक्टर में सी लिख लिया, 8i माइनस में 10j प्लस में 3k। अरे ये है तो एक नया वेक्टर, यहाँ पे दो सिंबल थे, हमने उसको एक नया सिंबल ले लिया। अब आपको इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी कैप इक्वल टू ऊपर सी वेक्टर नीचे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। याद करो ये फॉर्मूला बताया था हमने आपको, वेक्टर सी अपॉन में भी केवल सी लिख सकते, दोनों का मतलब भी या तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो। ठीक है। अब ये भी निकाल लेते हैं, ये इसका आंसर कैसा आएगा हमारे पास, सी कैप इक्वल टू, तो वेक्टर सी हमारे पास कितना मिला 8i माइनस में 10j और प्लस में 3k और नीचे क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है -10 तो प्लस करके -10 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है 3 तो प्लस करके 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो कितना गया सॉल्व करने के बाद 8i माइनस में 10j प्लस में 3k। प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी होगा। तो ये कितना का टोटल करेंगे तो फिर हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस में 100 और प्लस में 9। सॉल्व करो तो ये हमारा बन जाएगा टोटल आपका 8i माइनस का 10j प्लस में 3k और टोटल हो गया हमारे पास 173। ये हो गया पहला यूनिट वेक्टर। कर लोगे? हमें तो दो निकालने हैं, तो दूसरा यूनिट वेक्टर क्या होगा याद करो। हमने हमने दो यूनिट वेक्टर कौन से, एक होता है एन कैप, दूसरा उसके आगे माइनस का लगा दो दूसरे डायरेक्शन में। तो जो सी कैप दे रखा है इसका आगे माइनस का लगा देना अनदर के लिए, है ना। नेक्स्ट पेज पे एंड अनदर यूनिट वेक्टर which is perpendicular which is perpendicular to vector a and vector b। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम इसी के आगे माइनस का साइन लगा दो। तो माइनस लगाएंगे तो क्या सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या माइनस का 8i प्लस का 10j माइनस का 3k और अपॉन में कितना है √173। और इसको चाहो आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस सी इक्वल टू 1 अपॉन में 173 और यहाँ पे लिख लो इसको एक सेकेंड, हाँ -8i प्लस में 10j -3k। ऐसे भी लिख, मैं लिखने को ये क्या सब बस रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं, या इसको ऐसे भी लिख लो सी कैप इक्वल टू -8 अपॉन में रूट में 173। ये तो पता होगा ना आपको। इस जगह हमारे पास प्लस में 10 अपॉन में रूट में 173 जे कैप माइनस में 3 अपॉन में 173 के कैप, है ना। ये तो पता होगा ना आपको। ये आपके दो यूनिट वेक्टर मिल गए, एक तो माइनस सी कैप और एक आपका ये सी कैप। इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे 8 अपॉन में √173 आई कैप माइनस का 10 अपॉन में √173 और जे कैप और 3 अपॉन में √173 और आपका ये के कैप। ठीक है। अब इसमें प्रोजेक्शन भी निकालना था, है ना।
एंड प्रोजेक्शन क्या दे रखा था यहाँ पे हमारे पास, हाँ प्रोजेक्शन में दे रखा है ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोजेक्शन, देखो 5 मार्क्स का है, बहुत सिंपल है कि नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए ऑन बी का मतलब क्या है, जो ऑन होगा, देखो लिखा ना, जो ऑन होगा उसे नीचे लिख देंगे मॉड में, फिर ए डॉट बी यहाँ लिख देते हैं, एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जो ऑन होगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। आप जो है भी लिख सकते हो इक्वल टू करके, नीचे ऑन है तो मॉड, एक बी का मैग्नीट्यूड नीचे और इनटू में ए डॉट बी, और इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे 1/b लिखो, बात तो एक ही है। अरे ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है बी, है ना, लिखने का तरीका है, मतलब वेक्टर बी का मॉड या फिर केवल बी, दोनों ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी कहलाते हैं, ए डॉट बी। चलो करें इसे, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाना, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे हेयर, पहले बी फाइंड करते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, है ना, वेक्टर बी हमारे पास क्या दे रखा था, वेक्टर बी दे रखा है हमारे पास, एक सेकेंड, वेक्टर बी दे रखा I2 और 4, है ना, ये रहा ना वेक्टर बी, यहाँ लिख देंगे, हाँ एक सेकेंड बच्चों पर लिख लेते हैं पहले, है ना। वेक्टर बी हमारे पास क्या है, 1i प्लस में 2j प्लस में 4k, है कि नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर जो i के साथ होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर जो j के साथ है, प्लस में जो k के साथ है 4, उसमें 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट 1 + 4 + 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 और 21, है ना, 21, ये आ गया इस बी की वैल्यू। अब हमें ए डॉट बी भी निकालना है, तो ए डॉट बी निकालेंगे, एंड ए डॉट बी, तो वेक्टर ए हमारे पास कितना दे रखा है, देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार, वेक्टर है 2 1 और 2, ये तो है ना, हाँ 2 1 2, ये है हमारे पास 2 1 और माइनस का 2, डॉट प्रोडक्ट बी कितना था हमारे पास, 1 2 4, 1 2 और 4, और वेक्टर प्रोडक्ट का ये रूल आपको पता होगा, फुल कोर्स में डिटेल में बता रखा है, आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे, है ना, और जे की मल्टीप्लाई जे से करेंगे, के की मल्टीप्लाई के से करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 × 1 और आई डॉट आई, ठीक है, प्लस में 1 × 2 जे डॉट जे, माइनस में 2 × 4 के डॉट के, सिंपल से मल्टीप्लाई किया ना, 2 आई की मल्टीप्लाई 1 आई में की है, तो 2 × 2 हो जाएगा, और आई डॉट आई क्या होता है 1, याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में जब हम सेम का डॉट करते हैं तो आपका आंसर 1 आता है, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, ये भी आपको बता रखा है। यहाँ पे कितना हमारे पास, आप फिलहाल के लिए या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए या कॉन्सेप्ट जाके फुल कोर्स में देख लीजिएगा, ठीक है। 1 × 2 कितना होगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, है ना, और जे डॉट जे कितना हो जाएगा हमारे पास 1, 2 × 4 कितना हो गया 8, और के डॉट कितना हमारे पास हो गया 1, तो आंसर आ गया 2 + 2 माइनस का 8, तो ये हमारे पास 4 - 8, आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 4, आ गया हमारे पास दोनों आंसर। इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो भी आपने एज्यूम की थी, यहाँ पे पूरा लाइन लिख लेना, है ना, ये लिखेंगे प्रोजेक्शन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये होता है इसका लिखने का तरीका, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, बी नीचे लिखते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी, चलो पुट कर देते हैं,
ए डॉट भी कितना हमारे पास है, -4, ये ऊपर -4। मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया था, √21, √21, यही हमारा आंसर है बस। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू -4 और रूट में 21, है ना सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है अभी देखो, और हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं साथ के साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, शो दैट दिस इज व्हेन वेक्टर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा आपको ना, डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या था, d/dx, x की पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n(x(n-1). समझ में आ रहा है। ये जो n है वो n आपका आगे भी आ जाएगा और n में से n-1 कर देंगे। अगर ये इसके सिंबल ऐसे dt कर दें तब भी कोई फर्क पड़ेगा ना, वो t की पावर n, तब भी n(t)(n-1), बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है d/dt आपका t की पावर 3, तो मतलब क्या होता है 3t3-1, मतलब 3t इसका है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो नोट करके, जो मेन जरूरी है, यहाँ बोल रखा है अगर आपको डेरिवेटिव करना है किसका, कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर 2, अरे टी नंबर, टी कांस्टेंट थोड़ी ना, एक्स कांस्टेंट थोड़ी ना है यहाँ पे बोला है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, समझना जरा, एक सेकेंड। कोई टाइप कोई गलत नहीं, बस अभी एक सेकेंड। अगर कोई कांस्टेंट ए दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, अभी प्रूफ करेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कर देते हैं d/dt, हमें 2, कोई भी नंबर कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव करना है। तो 2 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, d/dt 2 × 1, और इसका मतलब ये नहीं होता है dt 2 × t⁻0। हमने t क्यों लिया, क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में है, बात देखिए, है ना। और कांस्टेंट एक्चुअली में बाहर आ जाता है, हमें अंदर डेरिवेटिव किसका करना होता है, dt ओवर में t⁻0 का। अब थोड़ी सी जगह आप आई थिंक समझ जाओगे, इधर ही कर रहे हैं। 2 ऑलरेडी जो बाहर है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इसका, है ना। यही तो होता है t की पावर n का n आपका आगे आ जाता है, तो यहाँ पे n क्या है, 0, 0 आगे आ गया, इंटू में t0-1, 2 × 0 × t⁻1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 0। देखो हमने 2 का डेरिवेटिव 0 क्या है, वही हमने बोला है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। क्या देगा हमारे पास, गिवन a इज कांस्टेंट वेक्टर। अगर a आपका कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका मतलब सिंपल सा है, जो a की जो वैल्यू होगी कुछ वो समथिंग इस तरीके से होगी, a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप, समथिंग समथिंग बता रहे कुछ इस तरीके से, कि मान लो आपका 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, कोई एक्स वाई जर्नी डायरेक्ट, समझ गए ना। और आपको शो करना है, शो दैट वेक्टर ए डॉट में डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए ओवर में dt इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शो करनी है हमें 0। चलो अब कर देते हैं यहाँ पे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी दे रखी है, वो दे रखी है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखा है d ओवर में dt और वेक्टर ए, ठीक है। अगर हम इसमें पुट करेंगे वेक्टर ए, चाहते हैं वैल्यू पुट कर लो, चलो अभी कर लेते, कोई टेंशन नहीं है। हमने जो एज्यूम किया था a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉट प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ dt, यहाँ पे क्या था a1i प्लस में
A2J और प्लस में A3K। अब यहाँ पे एक बात समझना, आप लोग बहुत अच्छे जानते हो ए क्या कांस्टेंट है, अभी बताया। ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। और आई का आई क्या होता है, अरे आई भी तो कांस्टेंट है, याद करो आई की वैल्यू कितनी, आई क्या वन होता है, जे क्या कितना वन होता है, के क्या कितना होता है वन होता है। जब ए वन भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव कितना होगा इस पूरी का, जीरो। ए टू भी कांस्टेंट, जे भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। ए थ्री कांस्टेंट, के कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि ए वन आई प्लस में A2J और प्लस में A3K डॉट जीरो। डायरेक्ट कर दोगे, कितना आ गया आंसर, जीरो आ गया। और आप जीरो को ऐसे लिख सकते हो, आप जो डायरेक्ट आंसर लिखो कि इज इक्वल टू जीरो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जीरो को ऐसा नहीं लिख सकते, डॉट में जीरो डॉट आई, जीरो डॉट जे, जीरो डॉट के बाद पे की है, और आपने डॉट प्रोडक्ट में सीखा हुआ है आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ, के की मल्टीप्लाई के साथ, करो मल्टीप्लाई। ए वन इंटू जीरो, जीरो आएगा। ए टू इंटू जीरो, ये भी जीरो आएगा। ए थ्री इंटू जीरो, ये भी जीरो आएगा। आंसर कितना क्या, जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ गए ना ये चीज। और यहाँ पर आप वो स्टेप भी लिख सकते हो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है ना। ए, अरे ये वाला नहीं बताया, ए वन इंटू जीरो लिखो और आई डॉट आई, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना, जीरो। और आई डॉट आई कितना होता है हमारे पास, वन। अभी आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। समझ गए ना, तो हमें ये प्रूफ करना था, ये शो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, अभी वाला क्वेश्चन आप सेल्फ पढ़ना। देखो रिपीट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगली बार के क्वेश्चन पेपर में आया है। डिटरमाइन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस टू बी ऑन ए, और ए और बी दे रखा है। अब डायरेक्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो पता है, गिवन दे रखा हमारे पास कितना, गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए दे रखा हमारे पास कितना, वेक्टर आई माइनस में टू जे प्लस में थ्री के। ठीक है, वेक्टर बी हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा हमारे पास माइनस का आई माइनस का जे और प्लस में टू के। पूछा क्या दे रखा हमारा, पूछा दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, यानी कि, एक सेकेंड बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस में टू बी, और ऑन मतलब ए, तो यानी ए नीचे आ जाएगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, हाँ ये था ना, हाँ यहाँ करते हैं। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, फॉर्मूला ये था हमारे पास। ऑन ए पर है तो ए नीचे आएगा, यानी कि नीचे क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। अरे यही तो बात थी। चलो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एयर वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, वन टू थ्री है ना, वन आई माइनस टू जे और प्लस में थ्री के। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट के अंदर वन का स्क्वायर प्लस में माइनस टू का स्क्वायर प्लस में थ्री का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा वन प्लस टू, है ना, और प्लस में थ्री थ्री जा नाइन, ये फोर है, टू नहीं है, टू टू जा फोर होगा ना, माइनस टू का दो बार करेंगे तो फोर, तो कितना आंसर आ जाएगा 14। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें निकालना है ये, फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। एंड
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ। तो वेक्टर ए हमारे पास कितना दे रखा था, वेक्टर ए है हमारे पास 1 2 3 है ना, 1i 2j प्लस में 3k। ठीक है, और डॉ प्लस हमारा किसके साथ, बी के साथ। बी हमारे पास कितना दे रखा है, बी दे रखा है -i -j और 2k, -i -j और ये 2k, इन दोनों को ऐड करोगे और डॉट कर दो किसके साथ, ए के साथ। यानी कि 1i और आपका माइनस का 2j और हमारे पास प्लस का 3k। चलो सॉल्व करो इसे, और बहुत सिंपल है सॉल्व करना इसका भी। आई को करेंगे आई के साथ ऐड, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का आई माइनस का आई कैंसिल हो गया, माइनस का 2j माइनस का जे हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 3k, माइनस का 3k प्लस का 3k और प्लस का 2k हो जाएगा हमारे पास ये 5k। ठीक है, और ये कितना बन गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, 1i माइनस में 2j प्लस में 3k। और आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक सेकेंड, ये जे है, जे है ना, ये बन गया 0.i। देखो समझ में आ रहा है ना, तो एक आध स्टेप आप मिस कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ हम आपको बस डिटेल में समझा रहे हैं। प्लस में 3k, चलो बस आगे इसका आंसर क्या करना होता है, आई को करेंगे आई के साथ, तो 0 × 1 है ना, और i.i, फिर माइनस माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 3 × 2 j.j, 5 3 × 15 है ना, 5 और 3 के मल्टीप्लाई, और k.k, और आपको पता है 0 × 1 0, i.i 1, 3 2 6, j.j 1, प्लस में 5 3 15 और k.k 1। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 0 + 6 + 15 तो जाएगा 21। चलो दोनों की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को टारगेट पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ प्रोजेक्शन ऑन ए ऑफ, इसका प्रोजेक्शन था हमारे पास a + b का, है ना, तो ये था हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और a + b का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ये तो था हमारे पास। चलो पुट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हमारे पास आया था 21, और मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास ए का, वो था √14, ये हो गया √14। ये हमारा आंसर है इतना। आप चाहो इसका स्क्वायर रूट भी कर सकते हो ना, जैसे मान लो ये कर दिया आपने 21, ये कितना है √14 है, तो √14 से ऊपर मल्टीप्लाई, √14 से नीचे डिवाइड, ठीक है, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 21 इंटू में 14, √14 14 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो आंसर आ जाएगा 3/2 और √14। ये भी आंसर है, लिखने का तरीका कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या देखा है, ऑब्टेन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। आपको वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। उसका क्या करना पड़ता है, सिंपल सा, अभी तो हमने बताया है, अभी आप सेल्फ करोगे। गिवन वेक्टर्स, तो वेक्टर ए क्या दे रखा हमारे पास, 5i प्लस में 3j, वेक्टर बी दे रखा हमारे पास कितना, माइनस का i माइनस का j और प्लस में 2k। यहां से आप क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे इसका, ए क्रॉस बी, है ना। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का जो ए क्रॉस बी होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आगे समझ में, ए क्रॉस बी जो होता है वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो ए क्रॉस बी आएगा, अभी तो पहले किया उसको एक नया वेक्टर सी मान लेंगे,
और ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, और फिर आप इसी सी का ये नहीं निकाल सकते, सी कैप इक्वल टू में वेक्टर सी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यही तो हमारा आंसर होगा। अभी जस्ट करवाए पीछे वाले क्वेश्चन में, कंप्लीट देखना, ये भी कर लोगे आप, ठीक है। जब दोनों देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा उसको आपको ए क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में ही जो क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। कोई दिक्कत हो तो डाउट करके पूछे ना, वरना ये बहुत इजी है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो, अब ये देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट का क्वेश्चन है। A batsman hit cricket ball to a distance of 80 meter of an angle 30 east of north, है ना। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर एक्स एंड वाई कंपोनेंट, देखो एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब वर्टिकल, है ना, आ गया ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। पहले इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक बैट्समैन है, ठीक है, ये पिच दे रखी है, बैट्समैन ने यहाँ से बॉल को हिट किया, ये बॉल ऊपर गई और फिर ऐसे ये नीचे आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, देखना देखना, टू अ डिस्टेंस 84 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 84 मीटर, है ना, 84 मीटर। इसके साथ क्या पूछा इन्होंने, आपको डायरेक्शन में पता होना चाहिए, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, एक मिनट ऊपर बना देते हैं, रफ भी नहीं करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के ईस्ट में, है ना, यानी नॉर्थ के साइड जो ईस्ट दे रखा है, इससे हमारे पास एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, थोड़ा समझना है ना। बैट्समैन यहाँ पे था, उसने बॉल को हिट किया 30 डिग्री पर, बॉल ऊपर गई, ऐसे गई, और यहाँ पे वो जमीन पे आ गई, कितने पे, 84, तो आपको निकालना क्या है ये आपका, ये डिस्प्लेसमेंट, इसे रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रेंज, आर, ठीक है। तो आपको ये निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स के अलोंग, ठीक है, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई इसके अलोंग, फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, गिवन डिस्टेंस, कलर चेंज कर लेते हैं, डिस्टेंस या रेंज कितनी है, 84 मीटर, एंगल थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ, देखो किसका कंपोनेंट पूछा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना वो कवर किया है ना, यानी हमें ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेस डिस्टेंस है उसी का निकालना है, तो ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, यानी आर एक्स निकालना है, क्वेश्चन मार्क एक्स के अलोंग, और आर वाई निकालना है वाई के अलोंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नाउ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, समझ रहे हो। अरे आर एक्स का मतलब कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आर कॉस थीटा, तो आर कितना हमारे पास रहेगा, 84, है ना, कॉस थीटा कितना हमारे पास 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 84 इंटू में √3/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 4 8, 2 2 है ना, तो 42, और इंटू में √3, हो गया आर एक्स। अब निकालना में आर वाई, तो आर वाई क्या होता है हमारे पास, आर साइन थीटा। यहाँ पे एक बात आराम से क्लियर करना, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, डिस्टेंस हमारा 84 था, डिस्प्लेसमेंट बाबू यही था, यही होता हमारे पास, ध्यान रखना, ये पूरा रेंज नीचे वाली, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास,
84 इंटू में साइन 30, तो ये कितना हो गया? 84 इंटू साइन 30 कितना हो गया? 1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दोनों का आंसर। और ये किसमें मीटर में दे रखा है ना, तो आंसर मीटर में आएगा। ये आंसर है 42√3 और मीटर, ये भी किसमें आएगा? 42 मीटर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कर लोगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर एनी 5 पार्ट्स, ये भी ऑब्टेन द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब आप ये सेल्फ करोगे। गिवन फोर्स, आपको किसी से आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में किससे आंसर मैच करोगे? देखा, आई कैप प्लस में 3j, और इसको आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1i प्लस में 3j प्लस में 0k। क्लियरिटी के लिए यूनिट वेक्टर पूछा है, यानी एफ कैप, ये क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है। एफ कैप का फॉर्मूला क्या होगा? एफ कैप इक्वल टू वेक्टर एफ ऊपर लिखोगे और नीचे वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड रख दोगे, तो फ्री आपका आंसर है। अभी सॉल्व आप सेल्फ करोगे क्योंकि ये हमने करवा दिया पहले भी। ठीक है, वेक्टर एफ तो डायरेक्ट लिख दोगे ये और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बता रखा है। कर लोगे ना? भरोसा रखना, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट आता है, तो आंसर ठीक होगा। एग्जाम में किसी से आंसर मैच नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे क्या दे रखा है आगे? बी, अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड बाय अ रोप दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। विद द ग्राउंड, अभी तो स्टार्टिंग में करवाया था। विद द फोर्स 80 न्यूटन अलोंग द रोप, कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे करोगे? एग्जाम में डायग्राम भी बनाना है। ये बॉक्स, ये रोप हो गया, फोर्स कितना है? 80 न्यूटन। ठीक है, और कितना एंगल दे रखा है? विद द ग्राउंड 45 हो गया ना ये थीटा। और आपको ये निकालना है फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे कैसे करोगे? गिवन, गिवन क्या दे रखा है? एंगल थीटा इक्वल टू 45। फोर्स क्या दे रखा है हमारे पास? एफ इक्वल टू 80 न्यूटन। पूछा क्या है? एफ एस पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हमारे पास एफ बी पूछा हुआ है। कर लोगे? फॉर्मूला क्या है इसका हमारे पास था? एफ एस का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा। सब गिवन है, बस इसमें आपको पुट करके आंसर निकालना है। एफ भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। एफ बी का फॉर्मूला एफ साइन थीटा, इसमें भी सब गिवन है। एफ भी गिवन है, साइन थीटा भी गिवन है, एंगल बस निकालना है। अभी सेल्फ करोगे, ये करवाने कोई फायदा नहीं ना, आप सेल्फ कर लोगे। अब देखो सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है रिपीट, इनसे ज्यादा बाहर होगा क्वेश्चन की, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, बाकी सेम क्वेश्चन होंगे। अब इसमें देख लो हमारे पास, फॉर एनी टू वेक्टर्स पी एंड क्यू शो दैट। फॉर्मूला हमने आपको दोनों भी बता दिए हैं, बस इसको सॉल्व करना है ना? गिवन वेक्टर्स पी एंड क्यू ये दे रखा है ना? शो दैट हमारे पास क्या दे रखा है? वेक्टर पी डॉट में वेक्टर क्यू। एक सेकेंड, नॉट का स्क्वायर प्लस में वेक्टर पी क्रॉस में वेक्टर क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर, और हमारे पास क्यू स्क्वायर। ये हमें शो करना है। हमें बस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को शो कर देना। चलो सॉल्व करते हैं, है ना? नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या था? पी डॉट क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस है ना, हाँ प्लस का वेक्टर पी क्रॉस में
क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलो बहुत सिंपल है। पी डॉट क्यू का फॉर्मूला क्या था? पी क्यू कॉस थीटा, याद करो। इसमें क्या था? पी क्यू साइन थीटा। और एन कैप भी था, लेकिन एन कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो उसको लिखना मत, छोड़ देना, चाहे तो लिख के नेक्स्ट स्टेप में कर दो। तो इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बता रखा है कि अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा ना। वही हमने क्या है, मोड़ हटा के। ये भी कितना हो गया? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। एन कैप की वैल्यू 1 होती है। दोनों में कॉमन क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल टू में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ट्रू। इतना कर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? ये भी सेम क्वेश्चन फिर से आपका ये रिपीट हुआ था। सेम क्वेश्चन, अभी वाला तो आप सेल्फ कर लोगे ना, सेम टू सेम है। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। अब ये सेल्फ पढ़ना। नेक्स्ट, अगेन ये भी वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सेम क्वेश्चन है। द लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्ले बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। ये लाइन केवल ऐसी देखी है आपको, बस घुमाने के लिए, कि T20 का वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। द लास्ट वेस्ट इंडीज बैट्समैन हिट द बॉल ऑफ द फाइनल ओवर फॉर अ सिक्स ओवर द हेड ऑफ द बॉलर। बस यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसी स्टेटमेंट है, बस कुछ भी नहीं है। ध्यान देखा, बाय द डिस्टेंस 85 मीटर, एंगल 45 डिग्री, कैलकुलेट एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी तो करवाया, जस्ट अभी क्वेश्चन करवाया हमने आपको, ये सेल्फ करोगे। डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल टू 85 मीटर। यहाँ भी आप सेल्फ बनाओगे, थीटा कितना हो गया? 45। क्या पूछ रखा है? एक्स कंपोनेंट पूछा है और वाई कंपोनेंट पूछा, अभी तो जस्ट बताया हमने आपको। डायरेक्ट पुट करो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है। डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी गिवन दैट। ये भी समझना बहुत सिंपल है। गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी सच दैट, दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच की कंडीशन दे रखी है कि वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, उन दोनों वेक्टर के प्लस का सम इक्वल है उन दोनों वेक्टर्स के माइनस के इक्वल के। और हमें क्या पता करना है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी एक कंडीशन दी हो, यहाँ कुछ भी कंडीशन, कोई भी इक्वेशन लिखी हो सकती है, और अगर आपको उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? नाउ सिंस वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड इक्वल टू में ए डॉट बी बाय सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बात देखिए, ठीक है। और इसमें ये होता है, लेफ्ट साइड में क्या था? ए प्लस बी, तो इसमें ए प्लस बी का ही डॉट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या था? ए माइनस बी, इसमें हम ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। कोई सी भी इक्वेशन दियो,
लेफ्ट में लेफ्ट का मल्टीप्लाई और राइट में राइट का मल्टीप्लाई, सेम टू सेम हो जाएगा। और अभी आपको पता है अगर जो दोनों, ये भी तो आपको पता है, अगर कहीं पे ए और ए लिखा है इस तरीके से डॉट में, तो इसका आंसर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो इस चीज को रफ करके अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आ गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, मोड़ हटा सकते हैं, ठीक है, डॉट में ए प्लस बी इक्वल टू ये कितना आएगा, ए माइनस बी डॉट में ए माइनस बी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, अभी सेल्फ अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो ए डॉट ए प्लस में ए डॉट बी प्लस में बी डॉट ए और प्लस में बी डॉट बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर भी क्या आएगा हमारे पास, ए डॉट ए माइनस में ए डॉट बी माइनस का बी डॉट ए, हमारे पास ये बी डॉट बी कैंसिल आउट नहीं होगी, ये देखो ए डॉट ए से ई डॉट ए कैंसिल हो गया, बी डॉट ए से बी डॉट ए कैंसिल हो गया, और ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन जाएगा टू ए डॉट बी। ठीक है, दोनों ऐड हो गया ये और ये, ए डॉट बी और बी डॉट ए। अरे नहीं समझे, अभी तुमने आपको पहले बताया था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए को रिवर्स करके लिख सकते हैं, ये बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस का ए डॉट बी है, इसको रिवर्स करके हम लोग कर सकते हैं ए डॉट बी, ये तो हमने किया है। अभी कितना बन गया, टू ए डॉट बी। ठीक है, और ये इधर कितना हो गया हमारे पास, माइनस में टू ए डॉट बी। अभी इधर के प्लस का बन जाएगा, तभी कितना बन गया हमारे पास, टू ए डॉट बी प्लस में टू ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, और टू टू कितना हो गया, फोर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। फोर नीचे आ जाएगा तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, फोर नीचे आ जाएगा ना, कितना हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। और आपने जस्ट अभी पढ़ा था अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे लिखोगे सिंस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। हो जाएगा ना ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा था और सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। अब बताओ ये वाला आप सेल्फ कर लोगे, अभी तो हमने आपको करवाया है, क्या दे रखा है, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस में एग्जाम में पी क्यू के फॉर्म में बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अभी आप सेल्फ करोगे, करवा रखा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, ए डॉट बी का ए क्रॉस बी का, दोनों को ऐड करोगे तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। जस्ट भी करवा रखा है पी और क्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या देखा हमारे पास, इसका गिवन कर लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन दे रखा है, ए दे रखा है टू, बी दे रखा है सिक्स, सी दे रखा है वन। ठीक है, और इसके साथ ही दे रखा है एंगल दे रखा है कितना हमारे पास, 0 डिग्री, ये किस किस के बीच में है, बिटवीन ए एंड बी। दूसरा एंगल दे रखा है 90 डिग्री बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें।
और अब पूछा क्या है हमारे पास, ये पूछा हुआ है कि आपको ए डॉट बी प्लस सी बताना है, क्वेश्चन मार्क। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना दे रखा हमारे पे यहाँ पे, ए डॉट बी प्लस सी, इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, इसमें क्या होगा ए सी कॉस थीटा। ए कितना दे रखा था हमारे पास, 2 और 6, ये 2, बी दे रखा 6, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ए कितना है 2, सी दे रखा है 1, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 6 2 12 हो गया, कॉस 0 कितना होता है 1, प्लस में 2 कॉस 90 कितना होता है 0। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 + 0, यानी आपका आंसर आ गया 12 यूनिट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर एस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है, R = 5। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, जो हमने आपको समझाया था ना। और ये एस कितना है 6, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। और आर डॉट एस गिवन है कितना 15, और एंगल पूछा है, हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला ये था हमारे पास। अरे फॉर्मूला ये तो था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस केस में भी क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू, दो ए बी और सी, चार वैल्यू है, 1 2 3 4, चार में से कोई सी भी तीन देगा, चौथी पूछेगा, वो इन्होंने कर दिया है। चलो सॉल्व करते हैं। आर डॉट एस का फॉर्मूला क्या होता है, RS कॉस थीटा, एंगल पूछा है तो कॉस थीटा इक्वल टू आर डॉट एस अपॉन में आर एस। चलो वैल्यू पुट करो, आर डॉट एस कितना है 15, आर कितना था हमारे पास 5 और 6, 5 और 6, कितना आंसर आ जाएगा, 5 3 × 15, 3 2 × 6, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसको ऐसे लिख लो नेक्स्ट पेज पे, कॉस थीटा इक्वल टू में cos 60 तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, अरे 1/2 की तो वैल्यू होती है, तो कितना हमारे पास आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा, अगेन ये वाला क्वेश्चन जब सेल्फ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ना जरा आराम से। A box is being pulled by the rope, लिखा है, a box is being pulled by the rope makes angle 45 degree with the ground force on box along the rope 105 Newton. Determine the horizontal and vertical component. यहां तक करना है। What is the work done? वर्क डन हम आपको वर्क डन वाले चैप्टर में करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करना। तो गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एंगल, अब जैसा हमने आपको लिखना बताया वैसे लिखना पूरा पूरा, ठीक है। और डायग्राम भी बनाना 45 डिग्री विद द ग्राउंड, बना लोगे ना इसका डायग्राम, अब सेम टू सेम वही है। बॉक्स ये रहा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, यहाँ दे रखा है थीटा कितना है 45, फोर्स कितना है 105 न्यूटन। कर लोगे ना, फोर्स कितना दे रखा है हमारे पास, एफ 105 न्यूटन। क्या पूछा है, फोर्स का आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, दोनों क्वेश्चन हमने करवा के अभी सेल्फ करना, ठीक है। जो वर्क डन वाला है वो हम आपको वर्क डन वाले चैप्टर में करवाएंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन और है ये लास्ट बस, ठीक है। थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए बी सी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डिटरमाइन दिस वैल्यू। बहुत सिंपल है, ये भी देखो जरा। गिवन थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, वेक्टर्स ए बी एंड सी, एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्या दे रखा है मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मॉड, उसे आप केवल ए भी लिख सकते हो, कितना दे रखा है 2। वेक्टर बी का मॉड, यानी उसे आप डी भी लिख सकते हो, कितना दे रखा है हमारे पास 1। वेक्टर सी का मॉड, इसे आप क्या लिख सकते हो, केवल सी, वो दे रखा है 3। आपको बताना है कि ए डॉट, सॉरी ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी डॉट ए। एक सेकेंड, सी डॉट ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है ना। नाउ बाय सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर या डॉट कुछ भी, स्केलर प्रोडक्ट। हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। सेल्फ मतलब, ये तो हो रहा है ना, सेल्फ मतलब कि अगर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो डॉट में कर दो ए प्लस बी प्लस सी। जीरो वेक्टर है, इसको कर दो जीरो वेक्टर के साथ, तो जीरो वेक्टर का जीरो करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस लेफ्ट हैंड में। एक ही मल्टीप्लाई पहले तीनों के साथ करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, एक ही मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, सेम टू सेम बी के लिए भी करेंगे, सी के लिए भी करेंगे। तो इसको तरफ कर देते हैं, समझाने के लिए बताया था। हो जाएगा हमारे पास कितना, ए डॉट ए डॉट बी और ए डॉट सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, और फिर बी डॉट सी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ए बी ए सी, हाँ ठीक है, बी ए बी 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 सी, ठीक है। तीसरा करेंगे सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा ए डॉट ए करने पे यहाँ साइड में रख से बता देते हैं, ए डॉट ए यानी कि ए कॉस थीटा, ये तो आएगा। ये दोनों वेक्टर सेम है तो ए और ए सेम है, सेम वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0, क्योंकि सेम वेक्टर है। तो ए और ए, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, यानी कि ए स्क्वायर कॉस जीरो 1, आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर। यानी कि जब हम सेम का करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो आपका आंसर ए स्क्वायर आएगा। तो ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर। ये कितना हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी, हो गया वेक्टर ए। एक टेंशन नहीं, देखना आप, देखना अभी हम क्या करने वाले हैं दूसरे कलर से। ए डॉट ए सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, हमने आपको बताया था। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 ए डॉट बी, ये बता रहे थे। ए डॉट सी और सी डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं 2 AC, ठीक है। बी डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर। बी डॉट सी या सी डॉट बी क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो ये आ जाएगा 2 B डॉट सी, और सी डॉट ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर। चलो, ये कुछ ऐसा नहीं बन गया आपका, 2 A डॉट बी, 2 B डॉट सी और 2 A डॉट, अरे आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है ना। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपका सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसलिए इनकी वैल्यू पुट कर लो जल्दी से। ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ए डॉट बी
बी डॉट सी और सी डॉट ए हो गया। यहाँ पे प्लस में था, ए हमारे पास कितना था 213 है ना, ए बी सी। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना बना 2 ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए। ये बन गया हमारे पास कितना 4, ये प्लस का साइन है, 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये कितना हो गया आपका इक्वल टू 0। तो ये बन गया ना आपका कि ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इक्वल टू में माइनस का 14 और अपॉन में 2, आंसर आ जाएगा 7, माइनस का 7, यानी कि ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी और प्लस में सी डॉट ए इक्वल टू में माइनस का 7 हो गया। बस इतना क्वेश्चन आपको करना, और अगर कोई और क्वेश्चन वो भी बता देता है भी आपको, नहीं हमें बस इतना ही क्वेश्चन करना है। आपका यूनिट फर्स्ट आपका यूट्यूब पर फ्री होगा, बाकी का अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप फुल कोर्स को ज्वाइन करके भी कवर कर सकते हैं, या फिर जो रिवीजन सीरीज है उसे भी कवर कर सकते हैं। एग्जाम केवल आपके पेपर इसी पैटर्न पे आएंगे, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, केवल इसी पैटर्न पे। आप देखो, आपने देखे होंगे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं स्टार्टिंग की वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कई बार रिपीट हो रहे थे सेम, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सबका सेम था, ठीक है। बाकी की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।